सिलेबस के बाद, और हम लोग एक छोटे टॉपिक को शुरू करेंगे, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के। जिसके सिलेबस में करंट अफेयर नहीं भी, वो भी बायोलॉजी से, ज्योग्राफी से, कहीं से करंट अफेयर का हिस्सा देते हुए आपको परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसीलिए ये हम लोग अभी शुरू करें, पर्यावरण के बारे में हम लोग सुनेंगे। 1974 से एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें यूनाइटेड नेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना की। एक है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा मुख्य रूप से कौन कैसा है, किस प्रकार का देश का विकास हो रहा है, वो उसका इंडेक्स तैयार करता है। लेकिन हम अभी नाम बोले हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और 74 में यह तय किया गया कि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तब ही हम होंगे। ये पर्यावरण का मतलब क्या है? तो ये दो शब्दों से बना है, परि और आवरण। परि और आवरण को मिला दे तो पर्यावरण हो गया। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण माने घिरा हुआ। चारों ओर से जो आपके घिरे हुए चीज दिख रहा है या महसूस कर रहे हो, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। और जो पर्यावरण है, इसका मतलब कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है, जैसे आप कई बार बोलते हो जय भगवान। आप जो जय भगवान की बात बोलते हो, तो जानते हो भगवान कौन है? सोच रहे होगे कोई शंकर जी, कोई अल्लाह, कोई यीशु। नहीं, जय भगवान का मतलब है ये पर्यावरण, यही है जय भगवान, यही हमारे भगवान है। ये सुरक्षित है, आप सुरक्षित है, इसको कुछ हुआ आप गड़बड़ हो गए। लग रहा होगा कि सर पर्यावरण हमारे भगवान कब से हो? अरे तो भगवान का मतलब ही है, भ से होता है भूमि, ये मिट्टी जमीन, ग से होता है गगन आकाश, ये जो ओजोन परत और तमाम जो सुन रहे हो, आकाश ठीक रखना चाहिए। और वा से है वायु, और न से है नीर, नीर मीन्स होता है जल, यानी जल वायु आकाश और भूमि। अगर इसका जय हो एकदम सही है तो हमारा जय है, हम लोग सुरक्षित है, सही है। बताइए, ईश्वर सबसे बड़ा इंजीनियर, उन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। पृथ्वी पर कितना क्या होना चाहिए वो अपने दिमाग के अनुसार से बना दिए। कुछ इसमें जीवित चीज भी दिए, कुछ निर्जीव चीज भी दिए, जिससे जीवित चीज उस पर निर्भर होकर आगे बढ़ेगा। और जैव और अजैव इन दोनों को मिलाकर के पर्यावरण का उन्होंने निर्माण किया। लेकिन हम लोग आए दिन अजैव पदार्थों का दुरुपयोग करते हुए, ईश्वर, गांधी जी ने साफ कहा कि ईश्वर पेट भरने के लिए हमें बहुत कुछ दिया है, पेट नहीं भरने के लिए नहीं। पेटी भरने के फेर में हम लोग लगे, अति दोहन करना शुरू कर दिया पर्यावरण का। और लगातार ईश्वर बीच बीच में समझाते रहते हैं कि बच्चों भूलो नहीं, हम हैं। क्या हुआ? मनुष्य चांद पर जीवन तलाश रहे थे, मंगल पर जीवन तलाश रहे थे, और ये कोरोना वायरस जो दिखाई भी नहीं दे रहा था, उसके डर से, पृथ्वी पर जीवन के डर से भागे हुए हैं कि लॉकडाउन, निकलो नहीं, ये औकात है। चांद और मंगल पर खोजने वाले पृथ्वी पर जीवन खोज रहे हैं कि बचेंगे कैसे। सोच सकते हो क्या है सुपर पावर, और उसके द्वारा ये निर्मित पर्यावरण, इसको अगर हम नहीं बचाएंगे तो कितना मुश्किल होगा। इसी चीज को आपको महसूस करना है। और चूंकि वर्तमान परिदृश्य में इसका महत्व सभी लोग समझ रहे हैं, इसीलिए सिलेबस का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते चला गया। 1974 में निर्णय लिया गया कि पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो आंसर हो गया 5 जून। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाए जाते हैं। इस पर्यावरण का निर्माण मुख्य रूप से दो चीजों से हुआ है, एक को कहते हैं जैव घटक और एक को कहते हैं अजैव घटक। ये जैव और अजैव दो तरह का टर्म है। जैव का मतलब होता है जो जीवित हो, जिसमें प्राण हो, और ये जैव का मतलब है कोई भी जीव जंतु से या किसी भी वनस्पति से। जो जंतु होते हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं, और जो वनस्पति होते हैं उसको फ्लोरा कहते हैं। रेलवे के सिलेबस में स्पेशल फ्लोरा एंड फौना दिया गया है, जिसको हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, वन एवं वन्यजीव करके। तो आप लोग समझ ही गए, वनस्पति भी समझ गए। अजैव घटक का मतलब है ये जीव जंतु और वनस्पति मुख्यतः 3 चीजों से घिरे हैं, स्थल पर, वायु और जल। ये 3 चीज किसी जीव जंतु के लिए आवश्यक है। यदि 3 चीज नहीं मिलेगा तो उनका जीवन संभव नहीं है, स्थल, वायु और जल। और इन दोनों को मिलाने के बाद एक सबसे बड़ा एनर्जी चाहिए, और वह ऊर्जा देता है सूर्य। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रधान स्रोत कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आपको दिमाग में सेट करना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महान स्रोत हमारा सूर्य है। अगर सूर्य नहीं रहता तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते, पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते तो सब लोग उसी से जुड़े हुए हैं। कल्पना करो, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या मनुष्य जिंदा रहेगा? एक छोटी सी बात की कल्पना करो। कई लोग को लग रहा होगा यस सर, दूध पी लेंगे, अंडा खा लेंगे, मांस खा लेंगे और मछली खा लेंगे। लेकिन आपको फिर जान के आश्चर्य हो, पेड़ पौधे नहीं है तो क्या गाय भैंस जीवित होंगे? और उसको भूसा कहां से दोगे, घास कहां से दोगे? सब तो प्लांट था, लीजिए वो तो खत्म हो गए। फिर दूध कहां से? बकरी नहीं रहेगी तो मांस कहां से? सब एक ही है, सूर्य जब तक नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और समस्त ऊर्जा का जो मेन भंडार है वो सूर्य है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा जैव घटक का भी डिटेल थोड़ा सा सुनेंगे, और फिर अजैव में हम लोग थोड़ा सा स्थल और थोड़ा सा वायु की हल्का चर्चा कर लेंगे। बाकी ये जल मंडल हम लोग भूगोल में बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, महासागर से ही। वायुमंडल भी डिटेल भूगोल में पढ़ चुके हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, सब डिटेल आपको पूरा का पूरा उधर किया जा चुका है। तो ये 2 स्टेप आपको ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में स्थल मंडल भी पढ़ोगे, पृथ्वी की बनावट, वहां फिर डिटेल हो। तो अब जरा यहां आपको एक एक चीज हम डिस्कस कर लें, तो इसको हम लोग सुनेंगे। जैव घटक मुख्यतः जो जीव जंतु है उसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रोड्यूसर, जिसको कहते हैं उत्पादक। उत्पादक का मतलब है उत्पादन करने वाला। जो हमारे हरा पेड़ पौधे होते हैं, सिर्फ एकमात्र वह उत्पादक है, मनुष्य उत्पादक नहीं है।
मनुष्य तो उपभोक्ता है, उन्हीं हरे पेड़ पौधे से अपना जीवन चला रहा है। उत्पादक किसी पर निर्भर नहीं होते, सूर्य की ऊर्जा से डायरेक्ट वे अपना भोजन बनाते हैं। आप जानते हो हरे पेड़ में क्लोरोफिल की उपस्थिति, खुद अपना भोजन का निर्माण करने वाले ये उत्पादक। किसी भी जगह तुम देखो तीन ही बात होगी, फैक्ट्री होगी, दुकानदार और कंज्यूमर होंगे, और एक कबाड़ी दुकान होगा जो खराब होने के बाद उसको रिसाइकिल कर देगा। बस वही चीज ईश्वर भी सेम बनाए हैं। हरा पेड़ पौधा हमारा मेन फैक्ट्री है, ये मेन उत्पादक है, और इसी के हम सभी लोग गाय भैंस बकरी हिरन टिड्डा शेर जो देख रहे हो वो सब इसके कंज्यूमर हैं, इसी से ये चल रहे हैं। और एक दिन जब ये मर जाते हैं तो इसको भी तोड़ने वाले डिकम्पोजर्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, ये इसको फिर से ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में बदलते हैं और फिर यहां से फिर सिस्टम चल देता है। यानी तीन पार्ट, एनर्जी सबसे पहले बना, उस एनर्जी को उपभोक्ता कंज्यूम की, और उपभोक्ता से फिर जब उपभोक्ता समाप्त हुए तो अपघटन करता जीवाणु उसको फिर कार्बनिक से अकार्बनिक में बदल। इसी चीज को मुख्य रूप से हम लोग को समझना था। अब देखें, उपभोक्ता को हम लोग चार प्रकार में बांटते हैं। कंज्यूमर चार प्रकार के हैं, जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट, वो छोटे चीजों को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। बकरी हिरन टिड्डा ये सभी डायरेक्ट इस पर रिलेटेड है, तो ये हमारे खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले कड़ी में आते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता है। इन सभी को फिर जो खाए उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। छिपकली है, बिल्ली है, उल्लू है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। इनको जो खाए वो तृतीयक उपभोक्ता है। भेड़िया है, लोमड़ी है, सियार है, ये सभी जो देख रहे हो, इसको मार के खा जाएगा तो तृतीयक है, और इसको भी मार दे तो उसको चतुर्थक कहते हैं। भालू है, बाघ है, शेर है, ये अंतिम कड़ी पे है। इसको फिर कोई भोजन के लिए नहीं मारता, बाघ को शेर भोजन के लिए नहीं मारता, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा में राज के लिए उसको मार सकता है, ऐसा नहीं कि शेर बाघ को मार के खाए। और इसी चीज को हम लोग को समझना था, ये चतुर्थक है। यानी उपभोक्ता सीरीज में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक, ये चार सीरीज हम लोग यहां पर बांटते हैं। और इसी में एक प्रमुख व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है लिंडन मैन। लिंडन मैन का कहना है कि एक जगह से दूसरे जगह जब ऊर्जा जाती है तो 90% डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ 10% ऊर्जा ही कंज्यूम होती है। और इसी में हम लोग देखे कि हरा पेड़ पौधा पृथ्वी से एनर्जी खींच ली, उसकी एनर्जी खा के बकरी खींच ली, और बकरी को हम लोग देखे खा के भेड़िया एनर्जी खींच ली, और भेड़िया को मार करके बाघ भी खींच लिए। अब सोचो, एक एक कड़ी है, घास खाया टिड्डा उछल रहा है, इसका एनर्जी इसमें चला है। टिड्डा को खा गया कौन, तो मेढक, वो भी उछल रहा है, टिड्डा का एनर्जी खींच लिया मेढक। मेढक को खा गया सांप, वो भी दौड़ रहा है कि हम इसका एनर्जी खींच ली। सांप को खा गया बाज, लीजिए इसका एनर्जी यहां चला है। और बाज को खा गया मरने के बाद छोटा छोटा जीवाणु। सोचो कैसा है, छोटा छोटा डिकम्पोजर जब बाघ मर जाएगा तो ये लोग फिर इसको यहां पर इसको दे दे। यही सीरीज तुम्हें समझाना चाह रहा है। और लिंडन मैन ने समझाया कि जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसको ज्यादा भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि हरा पेड़ पौधा में जितनी एनर्जी थी 90% हानि हो गए, इसका 10% पहुंच गया टिड्डा में। अब टिड्डा में जितनी एनर्जी है उसका 90% खत्म होगा, तब उसको पहुंचेगा मेढक में, तो मेढक को ज्यादा टिड्डा खाना पड़ेगा। मेढक का 90% एनर्जी खत्म हो जाएगा और बचेगा 10% हो जाएगा सांप में, तो सांप को भी बहुत ज्यादा मेढक खाना पड़ेगा, उससे ज्यादा खाएगा। यानी जितना टिड्डा घास खाएगा उससे ज्यादा मेढक टिड्डा खाएगा, तब उतना सप्लाई हो। जितना टिड्डा को मेढक खाएगा उससे ज्यादा मेढक सांप खाएगा, तब चलेगा। और जितना सांप मेढक खाया उससे ज्यादा, चूंकि उसका 90% खत्म होगा, बाघ सांप को खाएगा तब चलेगा। इसीलिए बाघ शेर को बड़े बड़े हिरन को मारने की जरूरत होती, खाने की जरूरत होती, क्योंकि मांस वाला जो तुम भोजन कर रहे हो तो उसमें 90% ऊर्जा व्यक्त होगा, 10% एनर्जी ही तुम कंज्यूम करोगे। ये लिंडन मैन का 10% का नियम है। हम समझते हैं कि इसको भी आप समझ गए हो। अब यहाँ पे थोड़ा उपस्थिति से क्वेश्चन होता है, हम 2 मिनट प्रयास करेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया। आप पहले भी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। हम कहें कि बताओ हवा में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो सभी लोग जानते हो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बताओ हवा में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हवा में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है, हवा में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस आर्गन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं, तो हवा में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन है, तो आंसर हो गया आर्गन। अगर हम कहें पृथ्वी पर नहीं पूरे ब्रह्मांड की बात करें कि ब्रह्मांड में पूरे सबसे ज्यादा गैस कौन है, तो आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि जितने तारा हैं वो सभी हाइड्रोजन गैस ही उनका ईंधन है। और इसीलिए अगर होगा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस तो हाइड्रोजन,
पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निष्क्रिय या अक्रिय गैस तो आर्गन। और फिर यहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा कौन तत्व उपस्थित है? तो आप जानते हो पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा बालू है और बालू का फॉर्मूला SiO2 होता है। और बस हो गया, बालू का फॉर्मूला जो बच्चों को याद है वो कभी नहीं भुलाएगा, कोई ट्रिक्स का काम नहीं। तुमको पूछे पृथ्वी के सतह पर गाना के सर समझ गए, बालू सबसे ज्यादा, बालू का फॉर्मूला SiO2, ऑक्सीजन 2 बार है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। नीचे जब जाएंगे तो इसमें सियाल आता है, इसीलिए सिलिकॉन तो दूसरा हो ही गया, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाए। बस हो गया याद। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46% है। क्वेश्चन है, भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा गैस कौन है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर उपलब्ध सबसे ज्यादा तत्व कौन है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अधातु कौन है? ऑक्सीजन। सब एक ही आंसर चले। दूसरा नंबर पे है सिलिकॉन 28%, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, ये 8% है, लोहा 6% है, फिर इसी तरह से मैग्नीशियम और तमाम चीज घटते क्रम में है। लेकिन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्युमिनियम से पूछता है, भूपर्पटी पर उपलब्ध सबसे ज्यादा धातु कौन है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे। अगर देगा भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा धातु कौन है तो एल्युमिनियम धातु है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन धातु नहीं था, इसीलिए सबसे ज्यादा धातु लगाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। 5 प्रश्न आपको करना, फिर से सुनना, यहाँ पे बहुत छोटा सा टर्निंग है, आपका एकदम सही होना चाहिए। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस आर्गन, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन, भूपर्पटी में सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन, भूपर्पटी में उपलब्ध सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम, भूपर्पटी में उपलब्ध सबसे ज्यादा अधातु ऑक्सीजन, और पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध सबसे महंगा धातु कौन है? एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध सबसे महंगा धातु फ्रांसियम है। तुम्हें चॉइस में जान के सोना, चांदी, सोडियम, फ्रांसियम सब दे। कई लड़का महंगा धातु देके सोना में टिक लगा देते। पर्यावरणीय मुद्दा, कौन कौन हमारे पर्यावरण के लिए मुद्दा है, हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है, उन चीजों पर हम लोग का क्लास अगले वीडियो में चलेगा। तो अभी आप नेक्स्ट वीडियो पर्यावरणीय मुद्दा अगले में देखेंगे। इतना दूर एक बार और सुनते हुए एकदम आप बढ़िया से पचा लेंगे। तो चूंकि इसका लाइव नहीं हो पाया है तो टेक्निकल टीम को हम बोले हैं कि लाइव के बाद बच्चे 3 बार देखते थे, लाइव बच्चे देखे नहीं है तो उनको ऐसे सही 4 बार दे दीजिए। 4 बार रहेगा, खूब मिजाज से देख लेगा। एक बार समझ लेना कि लाइव रूप में देखे, बाकी 3 रूप में देखे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एकदम धीरे धीरे आपका सिलेबस निकलते चला जाएगा। तो आज का क्लास अभी यहीं तक, धन्यवाद सभी। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए? मतलब सरकार भी कभी कभी आर्थिक विकास के लिए कोई कोई वजह पता नहीं जिसमें वो पर्यावरण को ध्यान नहीं रखे, लेकिन इसमें कई ऐसे हमारे समाज के व्यक्ति हैं जो सरकार के कार्यों का विरोध किए और सरकार उन्हीं के विरोध को बाद में माना कि तुम सही की, अगर तुम नहीं करते तो हमसे गलती हो जाता, और उनके कार्य को ही अपने सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया। दूसरे विश्व के कई देशों के भी जाति के द्वारा खेजड़ी आंदोलन भी उसको कहते हैं, उसकी चर्चा हम लोग राजस्थान के संदर्भ में जस्ट करें। लेकिन अब हम लोग उत्तराखंड में चमोली जिला 1973-74 की बात है, सरकार ने परियोजना लाई और आप सभी लोग जानते हो परियोजना में नदी में हम पढ़ाए थे, टिहरी बांध वाली बात सभी को याद हो। बहुत ऊंचे बांध की कपड़िया नाम भी समझाए थे कि भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टेहरी बांध। ये नाम हरि है, हरि माने भगवान सबसे ऊपर, तो करके हर नाम बोलता है सबसे ऊंचा तो टेहरी बांध। तो इसके कारण हिमालय क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र में वन का काटना निर्धारित किया गया। और तो बड़े क्षेत्र में वन काटना निर्धारित हुआ तो इसमें एक मेन व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, देखेंगे इनको हम लोग वृक्ष आदमी कहेंगे। ये वन को पूरे संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वहां की स्थानीय मराठी उत्तराखंड की, उनका नाम है गौरा देवी। एक और प्रमुख पर्यावरणविद थे जिनका नाम है चंद्रप्रसाद भट्ट। ये तीनों नाम हमारे सभी विद्यार्थियों को एकदम याद चाहिए। और इन लोगों ने गांव में राजस्थान के बिश्नोई जनजातियों के द्वारा कैसे वृक्षों के बचाव के लिए आंदोलन किया गया और उसको प्रोत्साहित की, और उसी से प्रोत्साहित होकर के इन लोग सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किए, इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम सभी गांव वाले को इतना प्रेरित कर दे कि वे लोग सभी वृक्षों से जाकर बच जाए, और सबके कल्याण सरकार परियोजना के लिए पेड़ काटती है,
तो पहले काट दे, तब पेड़ काट। और इसीलिए वृक्षों से जब वो चिपके तो इस आंदोलन का नाम है चिप आंदोलन। कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन आएगा, चिपको आंदोलन का संबंध इससे है तो वनों की कटाई रुकने से किसका संबंध है, ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज क्या है, 4-5 क्वेश्चन प्रमुख होते हैं। इस आंदोलन के कारण सनातनों की वापस देनी पड़ी। इंदिरा तो यहाँ तक कर दी लगातार 10 वर्षों तक उस क्षेत्रों में पेड़ के काटने पर रोक लगा दी। हिमालय क्षेत्र में वृक्ष कटेगा ही नहीं। और इतना ज्यादा नाम इस आंदोलन का मिला तो आपको इस आंदोलन का मिला तो आपको सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, वहां पे नाम पूछा जाएगा। और वहां पे सुंदरलाल बरगुना होगा, वहां गौरा देवी होगी, वहां पे मेघा पाटेकर होंगे, प्रसाद भट्ट होंगे, तो डेफिनेटली आंसर मेघा पाटेकर होगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमें जो बस देखा उसमें 3-4 अस्तित्व के क्वेश्चन है, हो सकता है क्लियर हो गया। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड से है। चिपको आंदोलन किस जिले में हुए, तो चमोली जिला में। इसके बाद चिपको आंदोलन का किस चीज से है, वनों के कटाई को रोकने के, उससे चिपको आंदोलन हुआ। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा। गौरा देवी वहां के उत्तराखंड के स्थानीय है, और चंडी प्रसाद भट्ट, ये आपको समझते हैं कि सबको का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले नंबर पे चले तो ये आंदोलन है विश्नोई आंदोलन। इसी से प्रेरणा लेकर के और तब हमारा चिपको आंदोलन चला। विश्नोई जनजाति का नाम है और ये जनजाति बहुत मध्यकाल की बात है। वहां एक वृक्ष है, इस वृक्ष का नाम खेजड़ी वृक्ष है और वो अंबू का भी वृक्ष वहां था। और वहां के काट दिया। और एक महासंत थे जाम्भोजी, संत का नाम था जाम्भोजी। और विष्णुई जनजाति के लोग अपने संत जाम्भोजी को बहुत मानते थे, भगवान जैसा प्रेम देते थे। और जाम्भोजी ने कहा था कि हमारे लिए जो भी वर है, वन जीव है, उन सभी को सुरक्षा करना है, तब तुम सुरक्षित रहो। और अजीत सिंह ने जब फरमान सुनाया कि वृक्षों को काटते हैं तो संत जाम्भोजी के प्रभाव में आकर वहां की महिला थी अमृता देवी, देखो ये सबसे पहली महिला है जो मध्यकाल में ये कार्य कर रही है। अमृता देवी अपने बेटियों के साथ वृक्षों से चिपक रही, काटने नहीं दे। तो अजीत सिंह ने प्रस्ताव जारी किया कि जो इसका विरोध करे उसको काट। और इसके कारण अमृता देवी सबसे पहली महिला है जो वृक्ष को बचाने के क्रम में अपने प्राण की आहुति दे दी, उसको काट दिया गया। उस गांव के काफी लोग उसमें मारे गए। बाद में अजीत सिंह को पछतावा हुआ और उन्होंने भी इस योजना को वापस लिया। इसी कहानी से तो हम लोग जैसा कि देखते हैं चिपको आंदोलन भी किस आंदोलन का प्रतिफल था, तो इसका आंसर होगा विश्नोई आंदोलन। अगर पूछा जाएगा चिपको आंदोलन सबसे पहले कहां हुआ, देन आंसर उत्तराखंड। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्नोई आंदोलन या सबसे पहली महिला जो वृक्षों की रक्षा में अपना प्राण की आहुति दी, आंसर अमृता देवी। और इसी अमृता देवी के सम्मान में राजस्थान सरकार द्वारा अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार कंपटीशन में पूछा हुआ है कि अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको दिमाग में सिर्फ रखना है कि अमृता देवी राजस्थान की थी, विष्णुई जनजाति से संबंधित थी और राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार प्रारंभ किया। अब हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं नर्मदा नदी का जब हम पढ़ा रहे थे आप सभी को बेस याद है कि नर्मदा नदी कर्नाटक से निकलती है, मैकाल की सबसे ऊंची शिखर से निकलती है। और नर्मदा के बारे में आप पढ़े थे कि यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 3 राज्यों से गुजरती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछे हुए हैं कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ऐसा हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का जो पार्ट है उस चीज को समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से एक व्यक्ति है जिनका हमें योगदान कहा जाए, वो महिला है मेघा पाटेकर। ये है क्या, हम थोड़ा बताने का प्रयास करें। नदी घाटी जब परियोजना चलती है तो नदियों पर बड़े बड़े बांध बन जाते हैं। उस बांध से होता क्या है, नदियों का पानी रुक जाता है और बहुत बार जमकर हो जाता है। और उन क्षेत्रों में जो लोग पहले से बढ़ रहे थे उनका क्या हो, तो उन दूसरे जगह स्थापित किया जाता है सरकार द्वारा। नर्मदा नदी पर आराम पे हो गुजरात में
सबसे बड़ा एक बांध बना है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ये सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। इसके अलावा इस पर बहुत सारी छोटी मोटी परियोजना सरकार के द्वारा लाई गई और इस परियोजना से बहुत बड़े क्षेत्र में लोगों को विस्थापित किया जाना निर्धारित हुआ। काफी ज्यादा दूरी तक वन काटना निर्धारित हुआ और इसी पर्यावरण को बचाने के लिए मृगा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय ये साहित्यकार हैं। ये सभी लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करता है। और इसलिए आपको प्रश्न पूछेगा कि बताओ बाबा आमटे का संबंध है, तो आप समझ लोगे कि वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मृगा पाटेकर, अरुंधति राय ये सभी लोग मिलकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किए कि हम लोग को बचाओ, हमें तो कहीं कर दो। लेकिन जिस नर्मदा नदी को ईश्वर ने प्रदान किया है, तुम उसके साथ इतनी छेड़छाड़ कर रहे हो कि वो प्रकृति का क्षय होगा। तो इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में सरकार भी बैकफुट पाई, अपनी नई परियोजना वापस ली और बहुत विस्थापितों की जो संख्या थी वो कमा। तो हम लोग इंपॉर्टेंट देखे तीन, पहला चिपकू आंदोलन आप देखा उत्तराखंड, दूसरा हम लोग देखे बिश्नोई, ये सबसे मेन था जिससे चिपकू हुआ था, और तीसरा था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग चले तो अगला आंदोलन का नाम है अप्पीको आंदोलन। अप्पीको का मतलब ही फिर वही है, ये कन्नड़ भाषा का शब्द है और अप्पीको का मतलब है गला लगाना, गला लगाना, मिल जाना। आप लोग सुनो होगा महिलाओं के बारे में कहते हैं कि कुछ फर्क हो गया, पीको करेंगे, पीको नाम आप सुना होगा। पीको का मतलब होता है गला लगाना, मिल जाना। और पेड़ों की सुरक्षा के लिए पी हेगड़े के नेतृत्व में पांडुरंग के चॉइस में पी हेगड़े मिले। अभी को जल्दी नहीं मिलता है, ये मैचिंग में पी हेगड़े मिलता है, जिनका संबंध पर्यावरण से सुरक्षा के लिए है, तो पी हेगड़े सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और पांडुरंग हेगड़े 1983 में कर्नाटक में, इन्होंने भी उसी प्रकार का आंदोलन करा दिया जैसे उत्तराखंड सुंदर बहुगुणा चंडी प्रसाद, इन्होंने सभी कराया है और इसीलिए पी हेगड़े भी। अगला नंबर इंपॉर्टेंट आंदोलन है शांत घाटी का आंदोलन, इसको साइलेंट वैली आंदोलन भी कहते हैं। और सब बच्चों को क्लियर है शांत घाटी कहाँ है, केरल में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, शांत घाटी कहाँ है, तो केरल। और इसी शांत घाटी में कुथुम पूजा एक नदी है, और कुथी पूजा जो नदी है ये मुख्य रूप से पेरियार की सहायक नदी है। केरल की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है पेरियार, और पेरियार नदी की सहायक नदी है कुथी पूजा नदी। और कुथी पूजा नदी पर जब परियोजना बनाया तो इस परियोजना का नाम था कुथी पूजा परियोजना। और इस परियोजना से शांत घाटी के बहुत ज्यादा वृक्ष काटना निर्धारित हुआ, लेकिन लोगों के विरोध के कारण जो हम लोग आंदोलन चला, जो अप्पीको आंदोलन चला, उसका प्रभाव केरल में पड़ा और लोग जब जागृत हुए तो ये परियोजना को वापस सरकार को लेना पड़ गया और शांत घाटी को सुरक्षित सचेत रह गई। इन सभी कार्यों में हमारे कई भारतीय ऐसे हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अमूल्य योगदान दिए, और उन सभी का नाम एक बार आप लगभग सुन चुके हैं, थोड़ा सा बढ़ेगा और उसको ध्यान देना है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपकू आंदोलन से संबंधित है, इन्होंने टेहरी आंदोलन में भी भाग लिया और सरकार के विरुद्ध काम किया। फिर भी सरकार ने 2009 में इनको पद्म विभूषण यानी सबसे ऊंचा पद्म पुरस्कार दिया। पद्म से सबसे छोटा पद्म पुरस्कार है, पद्म भूषण उससे बड़ा है और पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, और इसीलिए भारत सरकार सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा को प्रदान किया। चलिए भट्ट ये चिपकू आंदोलन से संबंधित है। 1982 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, 2005 में पद्म भूषण मिला, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार मिला, और तमाम चंडी प्रसाद भट्ट को भी काफी ज्यादा पुरस्कार मिले। हम लोग नाम देखें, गौरव देवी अभी हम लोग सुने थे, उत्तराखंड से ही संबंधित है, चिपकू आंदोलन से संबंधित। फिर एक महिला हम लोग देखे थे, मृगा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से दो आदमी और थे, एक का नाम देखा था बाबा आमटे और दूसरा अरुंधति है। बाबा आमटे का जन्म महाराष्ट्र में है और नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी भाग ली, कई पुरस्कार इनको मिले। अरुंधति राय का जन्म शिलांग में है, और अरुंधति राय को आप सभी लोग जानते हो, बुकर अवार्ड भी मिला था इसी पुस्तक पर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक पर अरुंधति राय को बुकर अवार्ड मिला, और इन्होंने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखें, उपनाम और व्यक्ति। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है, तो उपनाम और व्यक्ति जो हम लोग देख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, आइसमैन किसे कहते हैं, वृक्ष पुरुष किसे कहते हैं, क्वेश्चन है।
तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जल पुरुष का सेंसर जल के संरक्षण के लिए कार्य करना, और इन्होंने जल को कैसे बचाया जाए, किस प्रकार से वर्षा जल को हम संरक्षित करें, इसके लिए मेरे रूप से जवाब दे रहे हैं सबसे ऊपर राजेंद्र सिंह। इन्होंने काम किया, यानी क्वेश्चन आएगा भारत के जल पुरुष किनको कहते, तो आंसर ध्यान रखेंगे राजेंद्र सिंह। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है वयोवृद्ध पर्यावरणवादी, लगभग 108 वर्ष के, और ये है सालू मरादा थिमक्का। थिमक्का में ध्यान रखोगे एक कर्नाटक के हैं, और ये थिमक्का को ही वृक्ष माता भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये महिला है और इनको वृक्ष माता भी कहते हैं। एक लगातार अपने जीवन में बड़े बड़े कई पुलिस वाला जो भी एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में हर जगह वृक्ष माता के रूप में फर्स्ट है कि इनका नाम जो है थिमक्का, अक्सर को सुन जाएगा। अगला एक पर्यावरण इंजीनियर के नाम से है, इनका नाम है जीडी अग्रवाल। एक पक्षी वैज्ञानिक है जिनका नाम है भारत का बर्ड पक्षी। इन्होंने पक्षियों पर गहरा रिसर्च किया, पुस्तक भी लिखा पक्षी पर, और इनका नाम है सलीम अली। पूछा जाएगा भारत के बर्डमैन तो सलीम अली। अगला नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसमैन कौन है, भारत के आइसमैन, ये है चिवांग नोरफे, और चिवांग नोरफे एक आइसमैन है। आइसमैन का मतलब ये ठंडे क्षेत्रों में कृत्रिम ग्लेशियर बनाते हैं, जिससे जल संकट बहुत दूर हो सकता है। कृत्रिम ग्लेशियर का मतलब के बड़े बड़े ग्लेशियर का निर्माण कृत्रिम ढंग से, ईश्वर ने किया, कृत्रिम ढंग से कैसे करें जिससे जल संकट बच सकते हैं, और इसके कारण चिवांग नोरफे को भारत का आइसमैन कहते हैं। भारत का वृक्ष में इनको कहते तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो हम समझते हैं कि एक बार आप इसको देख लेंगे, जल पुरुष, वयोवृद्ध पर्यावरणवादी या वृक्ष माता, पर्यावरण इंजीनियर, भारत का बर्डमैन, आइसमैन, वृक्ष में, यह सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अवार्ड है। इन अवार्ड को आप ठीक से एक बार देख लीजिए, इधर से आपको एक क्वेश्चन निकल जाएगा। पहला एक यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जिसको कहते हैं व्हिटली अवार्ड, और व्हिटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर देते हैं, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में दो आगे क्वेश्चन आया है, ग्रीन ऑस्कर किसे कहते हैं, और व्हिटली अवार्ड को ही हम ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। यानी आपके मन में आ गया कि व्हिटली अवार्ड जो है इनको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम ग्लोबल 500 अवार्ड देते हैं। रिवर्स क्वेश्चन आएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और पूरे हम लोग देखेंगे पर्यावरण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही, और पर्यावरण से संबंधित जो हम देखेंगे स्कीम में, तो आपका पता का पूरा इलाका जो पर्यावरण से रिलेटेड सिस्टम है कंप्लीट, और 50 और 80% रहेंगे तो पर्यावरण से पीड़ित नहीं। और यूएनईपी जो सिस्टम संस्था है, इसने 2005 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड शुरू किया। पूछा जाएगा चैंपियंस ऑफ द अर्थ का आपको यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम के बाद दिया जाता है, और भारत का एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसमें 5 लाख का अवार्ड है, और इन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अवार्ड दिए जाते हैं। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है, 5 लाख रुपया इसका राशि है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। तो ये था अभी पर्यावरण संबंधी जो भी व्यक्ति आंदोलन किए अवार्ड था, इस सभी के बारे में हम लोग जो पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देती है। और दूसरी हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है, जैसे पृथ्वी दिवस है, कौन थे, आइसमैन के रूप में कौन थे, वृक्षमैन कौन थे, वृक्ष माता कौन थी, कई तरह का प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में सब सुन चुके थे। तो आज संस्था का अभी एक वीडियो अभी आपको होगा, तो थोड़ा सा हमने बताया था छोटा छोटा एक वीडियो आपको मिलते जाएंगे, और उससे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट बना रहेगा, और आप लोग अपना पेयर कॉपी में सब चीज एकदम बढ़िया से तैयार करें। पीडीएफ भी वीडियो के जस्ट नीचे हम दिला देंगे, जिससे आपको पीडीएफ से भी सुविधा हो जाएगी, उसको देख करके अपना पेयर बढ़िया करना है। और दूसरा वीडियो में मुख्य रूप से होगा पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस है, वो दिवस आपको चाहे पृथ्वी दिवस हो, वन महोत्सव की बात हो, पर्यावरण दिवस हो, सभी दिवस, पृथ्वी दिवस हो, सब एक साथ करते हैं। और तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया था कि एनवायरमेंट से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही आपका हो जाएगा, तो जो स्टेप है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम बिना विलंब की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें पर्यावरण से संबंधित विश्व में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, इसको हम लोग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसी का नाम हम बताए थे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, यूएनईपी का मुख्यालय कहां है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय नैरोबी में, और नैरोबी कहां है, केन्या में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1972 में स्थापित हुआ। ये बहुत पुरानी संस्था नहीं, इससे भी पुराना एक संस्था है जिसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे।
आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पर्यावरण से संबंधित सबसे प्राचीनतम संस्था कौन है, तो यूएनईपी नहीं हो। ये 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित किया गया और केनिया में नैरोबी में इसका मुख्यालय बनाया गया। और धीरे धीरे जब समय बढ़ते गया तो यूएनईपी के द्वारा पर्यावरण से संरक्षण के संबंध में कई पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें दो सबसे प्रमुख पुरस्कार है और इससे हमेशा क्वेश्चन आपको आते रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको सोचना है ग्लोबल मींस ग्लोब पृथ्वी और 500 ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, जिसको यूएनईपी ये प्रदान करता है। दूसरा नंबर जो पुरस्कार है इसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये केवल पर्यावरण में ही नहीं मिलता, ये 4 विभिन्न सेक्टर में मिलते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते भी होंगे 2019 में नरेंद्र मोदी को भी चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला। अब क्वेश्चन पूछेगा चैंपियन ऑफ द अर्थ तो केवल पर्यावरण नहीं, यूएनईपी द्वारा विभिन्न 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें एक पर्यावरण भी है। क्वेश्चन एक बार यह भी पूछा गया कि निम्नलिखित में पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है ग्लोबल 100, ग्लोबल 50, ग्लोबल 500, ग्लोबल 200, तो आपको आंसर हो गया ग्लोबल 500। एक बार ये भी दिया गया उल्टा ग्लोबल 500 है जैसे उच्च उन्नत किस्म का बीज। आपको ऐसे करके क्वेश्चन देगा एक भैंस का नस्ल, इंटरनेट के वाईफाई का आधुनिक सिस्टम, और एक दे देगा कि ये पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार। ये दोनों को बढ़िया से आप पहचान लीजिए, दोनों अवार्ड आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे मूव कर सकता है, ये सभी बात आपको हमने समझा दी। तो यूएनईपी के बारे में हम लोग देख लिए 1972 में इसका स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय केनिया के नैरोबी में है। और यूएनईपी के द्वारा मुख्य रूप से जो इसमें पुरस्कार है, दो सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो 1987 से 1987 से प्रारंभ किया गया, और वो पुरस्कार में एक है चैंपियंस ऑफ द अर्थ और एक है ग्लोबल 500। चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार 2019 में हमारे नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लोग चलेंगे तो दूसरा नंबर हम लोग इंपॉर्टेंट देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और यही सबसे प्राचीनतम संस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्राचीनतम संस्था निम्नलिखित में है, तो यूएनईपी नहीं मारिएगा, आईयूसीएन ये सबसे प्राचीनतम संस्था है। और आई फॉर यहां है इंटरनेशनल, यू फॉर आप देख रहे हैं यूनियन, फॉर सी फॉर कंजर्वेशन और एन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसी को दूसरा नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था आईयूसीएन है और इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह सबसे पुराना है, 1948 में ही इसकी स्थापना हुई। और दूसरी बात है कि इसका विश्व के सभी देशों में इसकी पूरे देखभाल और पूरे सिस्टम इसके बनाए गए और इसीलिए यह सबसे बड़ा पर्यावरण का नेटवर्क भी है। तो आईयूसीएन दो बात सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राचीनतम और सबसे बड़ा पर्यावरण का नेटवर्क हमारा आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय ग्लांड में है और ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोनों याद करिए, आपको जब भी पूछेगा आपको पिछला जो हम लोग समझाए थे जिसमें हम लोग देखे कि उसका मुख्यालय कहां था, तो हम लोग देखे उसका मुख्यालय नैरोबी में था, केनिया में था। और अभी हम लोग देख रहे हैं आईयूसीएन, तो आईयूसीएन का मुख्यालय कहां है, ग्लांड स्विट्जरलैंड। पूछा जाएगा यूएनईपी का मुख्यालय तो नैरोबी, आईयूसीएन का मुख्यालय तो ग्लांड, ग्लांड कहां है, स्विट्जरलैंड। एक बार केवल सब छोड़ देता है, केवल यही दे दिया, ग्लांड मुख्यालय है पर्यावरण से संरक्षण के एक प्रमुख केंद्र का, ये स्थित है, देश का नाम दे दिया, तो आंसर स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लांड स्विट्जरलैंड। और आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हम लोग देखे 1948 में बना सबसे पुराना और सबसे बड़ा पर्यावरण का नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है, इसके द्वारा 1963 में एक नई तरह की सूची बनाई और उस सूची का नाम है रेड डाटा बुक और एक को कहते हैं ग्रीन डाटा बुक। दो तरह का नाम है और दोनों को हम लोग सुनेंगे। आईयूसीएन दो तरह का चीज प्रदान करता है। एक चीज और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आईयूसीएन एकमात्र संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको ऑब्जर्व करने का, पूरे पर्यवेक्षण करने का इसको दर्जा प्रदान किया गया। ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है जो पर्यावरण को पूरे ऑब्जर्व करके डाटा को डील करे, और आईयूसीएन ही रेड डाटा बुक और बाद में ग्रीन डाटा बुक तैयार की। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, रेड डाटा सूची क्या है, तो कई लड़के रेड मतलब सोच लेता है कि जाए खून वाला लगता है, इसमें दे देगा अंडे वाले जीव की सूची, दे देगा कि जो है इसमें लाल रक्त वाले जो खून वाले जीव है उनकी सूची। यहाँ रेड मींस रक्त नहीं है, यहाँ रेड मींस खतरा है। रेड डाटा बुक का मतलब, रेड डाटा सूची का मतलब संकटग्रस्त जो जीव है, जो जीव अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं, कभी भी लास्ट, मतलब रेड डाटा बुक में भी सूची है, 10 सूची, अब पहला सूची, दूसरा सूची, तीसरा सूची, ऐसे करके सूची। और जो जीव लगभग लुप्त पे है, जिसकी संख्या एकदम कम बच रहा है, कभी भी गायब हो सकता है, उसको 1 पे रखे हैं, फिर उसी तरह 2 पे रखे हैं, 3 पे रखे हैं। और 63 के बाद आईयूसीएन ने एक नियम बनाया कि जिन जीवों को हम रेड डाटा बुक में शामिल कर देंगे, उन जीवों के साथ मनुष्य मनोरंजन कर आर्थिक उपार्जन नहीं कर सकता।
पहले क्या था, जीव जंतु के साथ मनोरंजन से भी कई लोग अपने आर्थिक उपार्जन करते थे। जंगल गए, भालू के माता पिता को मार दिए, भालू के बच्चा को टांग के ले आए, नाक वगैरह में उसका छेद कर दिए, मदारी बना दिए, डुडुगिया बजाए, भालू नाच रहा है, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा उसको। दूसरा बगल वाला पड़ोसी देखा कितना मजे में कैसे जी रहे हो, उसने कहा कि हम भालू ले आए। अरे यार कैसे ले आए, पैसे ऐसे मार के ले आए, वो भी गया, लीजिए डुडुगिया बजाने लगा। अब जो भालू है बेचारा वो लुप्त होने लगा। सर्कस में शेर, बाघ, जो है कई जीवों के साथ सर्कस में पहले खेल दिखाए जाते थे। लेकिन आईयूसीएन ने जब रेड डाटा बुक बनाया तो उसने कहा कि जिन लोगों को हम ऐसे सूची में शामिल कर देंगे जो संकटग्रस्त है, कभी भी लुप्त हो सकता है, तो आप उसके साथ मनोरंजन नहीं कर सकते। और उसके बाद आज इसीलिए कोई मदारी वाला नहीं मिलता, सर्कस में जीव जंतु नहीं मिलता, सर्कस इसीलिए लगभग समाप्त हो गया और सर्कस का स्थान बाद में डिज्नीलैंड वाले ने ले लिया। क्योंकि जब जीव जंतु नहीं रहे तो लोगों का अंदर जाना थोड़ा कम गया, पहले लोग बहुत ज्यादा जाते थे, तो उसमें लोग डिज्नीलैंड के रूप में उसको डेवलप कर दिया कि अपना खुद मनोरंजन करो, जाओ। पहले लोग वहां जीव मनोरंजन करते थे, आदमी मनोरंजन करते थे, व्यक्ति देखते थे। और इसीलिए आज उन जीवों को पालने पर भी कई देशों में रोक हो गया जो रेड डाटा बुक में है। बाद में वही आईयूसीएन ने ग्रीन डाटा बुक को डेवलप किया, संकटग्रस्त पेड़ पौधों को भी लिस्टेड किया गया। फीचर प्लांट जो मांसाहारी वृक्ष है, कई ऐसे वृक्ष है जो संकट में है, समाप्त की हो रहा है, उनके भी यहाँ पर डाटा बनाए गए। तो परीक्षा में आपको आएगा रेड डाटा बुक का संबंध है संकटग्रस्त जीवों से, ग्रीन डाटा बुक का संबंध है संकटग्रस्त पेड़ पौधे से, दोनों बात आप ध्यान रखें। और आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लाड स्विट्जरलैंड में है, तीसरी बात ध्यान रखें। चौथी बात, आईयूसीएन सबसे पुराना और सबसे बड़ा पर्यावरण की संस्था है। और लास्ट बात, संयुक्त राष्ट्र महासभा एकमात्र संस्था आईयूसीएन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं। आपने देखा पहला नंबर से आईयूसीएन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी यूएनईपी जो हम लोग देखे उससे ज्यादा महत्व की संस्था हमारा आईयूसीएन है। अब छोटे छोटे कई संस्था आएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा सुनते जाओगे, ये क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग देखें, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। थोड़ा सा और इसमें होगा फंड फॉर नेचर, अगर लिख दें तो और ज्यादा बढ़िया होगा। आपसे पूछा जाए कि बताओ WWF का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह एक प्राइवेट संस्था है, एक एनजीओ है, ट्रस्ट है, और इसका भी मुख्यालय ग्लाड स्विट्जरलैंड में। और इस सभी देशों में अपना सेंटर खोल रखा है, भारत में भी WWF इंडिया करके इसका सेंटर चलता है। और आज इसके जो सदस्य हैं ये विभिन्न देशों से डायरेक्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम बड़े बड़े लोग इस WWF प्राइवेट संस्था में फंडिंग करते हैं। और इनके लोग जंगल को बचाने में, जंगली जीवों को बचाने में अपने प्राप्त फंड से खर्च करते हैं। और इनका जो ध्येय वाक्य है, इनका जो रिसिप्ट है, उसमें ध्येय वाक्य है फॉर ए लिविंग प्लेनेट। हमारे इस प्लेनेट को लगातार लिविंग करने के लिए हमें वर्क करना है। और यह पहला और सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर गैर सरकारी संगठन है। मतलब हमने अभी शुरू में ही बताया था कि प्राइवेट, और इसीलिए पहला जो दोनों हम लोग देखे वो सरकार के द्वारा डेवलप किया गया। ये WWF जो देख रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन आपको दे देगा निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, WWF, IUCN, फिर UNEP। तो आपको अपने से मानना है कि WWF हमारा गैर सरकारी संगठन है। WWF का पूरा नाम क्या होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और WWF की स्थापना कब हुई, 1961। इसका मुख्यालय कहां है, ग्लाड स्विट्जरलैंड। इसका ध्येय वाक्य क्या है, फॉर ए लिविंग प्लेनेट। और ये प्राइवेट है, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट हम लोग जरा देखें, अगला उससे मिलता जुलता नाम है UNFF। कभी कभी आपको ऐसे बीच में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। UNFF में एफ से तात्पर्य है, कोई भी आपको इसमें सिस्टम दे दे तो आपको ध्यान रखना है, फिर ये सरकारी सिस्टम है, यूनाइटेड नेशन फॉर ऑन फॉरेस्ट। यानी ये जंगल के संरक्षण के लिए UNFF का निर्माण किया गया। स्थापना बहुत बाद में है, 2000 में इसकी स्थापना है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ कई बार वन्य जीव और वन को संरक्षण के लिए संस्था बनाते रहती है, मॉनिटरिंग करती है। कई बार ऐसा भी होता है, लगता है संस्था बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रही है, जिस उद्देश्य से बना है उसको समाप्त भी करती है। अब हम लोग अगला नंबर देखें, इसका नाम है WNO। और WNO का मतलब है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, ये WNO है। पूछा जाएगा WNO तो कहिएगा वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2014 में हुआ, मुख्यालय स्विट्जरलैंड बनाया गया। लेकिन 3 साल में ही देखा गया कि बहुत अच्छा जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा, ग्रीनपीस का मुख्यालय कहां है, नीदरलैंड। अब पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग इन सभी संस्था को बनाए हैं। और इसमें अब छोटी सी बात केवल अभी करेंगे, फिर इस पर डिटेल अभी एक और आपको देंगे, और उसके वीडियो में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तमाम जुड़े होंगे, और वहां से आपको लगने लगेगा कि नहीं अब हमारा बहुत जबरदस्त इसमें इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन है आपसे बन जाए। आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल। याद कैसे रखोगे, तो अपने से लिखना परीक्षा में पृथ्वी, और बस बीच से एक बेचारा अपने इशारा कर रहा है कि बस ये जो था है ना, ये 2 की ओर चले जाओ, 22 अप्रैल को। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। सभी दिवस एक साथ डिटेल में करेंगे।
को बचाने के लिए सभी देशों को एक साथ पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील। ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ, इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। पूछा जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहलाता है तो रियो सम्मेलन, जगह के नाम पर है रियो डी जेनेरो से रियो सम्मेलन, और रियो डी जेनेरो कहां है? ब्राजील। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसको 10 साल बाद हुआ, इसीलिए इसको +10 सम्मेलन भी कहते हैं। और 92 में 10 साल जोड़ोगे तो 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, आपको पूछा जाए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तो +10 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ। फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बाद कई जगह जो है रियो डी जेनेरो में ही तृतीय की चर्चा होती है, कई जगह न्यूयॉर्क में भी चर्चा होती है, लेकिन उसमें काफी हंगामेदार रहा, इसलिए प्रथम और द्वितीय मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, और तृतीय के बाद पृथ्वी सम्मेलन फिर नहीं। मतलब एक देश दूसरे को कहा कि तुम पृथ्वी पर ज्यादा कचरा फैला रहे हो, अगला उसको कहा, अगला उसको कहा, और इसी क्रम में फिर ये सम्मेलन होना बंद हो और लफड़ा मोल लेगा। तो अब हम लोग यहाँ से अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें दिवस से रिलेटेड एक स्टेप चलेगा, और तब आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। पिछले दिन लगभग 20-30 ऑब्जेक्टिव और हो चुका है एनवायरमेंट, वो छोड़ करके 50 और चलेंगे, और तब पर्यावरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कंप्लीट, तब दूसरे टॉपिक चलेंगे। एक एक टॉपिक करके हमारी योजना चल रही है कि आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा करंट अफेयर इधर के पेज में हम लोग निकालते चले जाए, और इंटरेस्टेड ढंग से आप भी उसको पढ़ते हुए टॉपिक आप देख रहे हैं, इस टॉपिक से ईमान के चलिए कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं 2 क्वेश्चन तक आपको निश्चित रहेगा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा आपका पर्यावरण चल रहा है। शुरू करते हैं। आप लोगों का अब जो है डेट लगभग मान के चलिए कि लंबा ही चला जाएगा, तो उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, अब इस संडे को हम डिसाइड कर लेंगे, यूट्यूब पर एक पूरे रूटीन एक लगातार आपको दे देंगे। और राष्ट्रीय उद्यान, और ध्यान दीजिए सब कोई, राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत अच्छा सेक्शन है, और चूंकि हमारा यह क्लास रेलवे टू लेकर के बीपीएससी तक, तो इसीलिए ये क्लास में ये सीमाएं रखी गई है कि मैक्सिमम पढ़ाए, तो उसमें होगा क्या कि इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा किसी भी परीक्षा में। तो पहले 2-3 चीज इंपॉर्टेंट सुनो। राष्ट्रीय उद्यान जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। जंगली जीव जंतु को हम सुरक्षित रखें, इसके लिए 2 तरह का प्रबंधन है, एक का नाम है इन सिटू और दूसरा का नाम है एक्स सिटू। ये इन सिटू और एक्स सिटू क्या है उसको समझो। अगर वन्य जीव जंतु को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करते हैं तो उसको इन सिटू कहते हैं, और अगर उसको प्राकृतिक आवास के बाहर लाकर सुरक्षित करते हैं तो उसको एक्स सिटू कहते हैं। एक्स माने बाहर, जैसे चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में हम लोग बाघ शेर अंदर रखें, किस लिए? आदमी के मनोरंजन करने के लिए। अमूरी धुन रहा है, तुम्हारे मनोरंजन के लिए बाघ शेर वहां रखेंगे, उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए उसको वहां रखा गया, तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं रखा गया। उसको एक्स सिटू प्रोग्राम के तहत अगर किसी कारण से जंगल में रोग फैल गया, सारे बाघ एक मरना शुरू हो गया, तो हर राज्य में हम चिड़ियाखाना ही बना करके अगर 5-5 बाघ 4-4 बाघ ही रखेंगे तो हमारे पास कुछ बाघ रिजर्व रहेगा, और बाद में हम उस रोग को ठीक करके फिर लोग को छोड़ेंगे। और बाकी रहा आदमी को भी उसके बारे में डिटेल ज्ञान नजदीक से हो जाए, तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए अंदर भेजा जाता है, मनोरंजन के लिए नहीं भेजा जाता है। वहां बाघ है तो बाहर सब उसके बारे में जानकारी लिखी होती है, तो आपको जानकारी के लिए वहां प्रभाग जो होते हैं, इसमें आपको बंद रहना है। गाड़ी 4 व्हीलर में बंद हो जाइए, और जानवर सभी खुले हैं, कब कौन कहां जानवर आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, और आप उसमें घूम सकते हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होता है। कोई पेड़ सूख गया तो आपको उसकी लकड़ी का उपयोग नहीं करना है, कोई फल है, कोई फूल है, सब वन्य जीवों के लिए, आपके लिए कुछ नहीं। गाड़ी से उतरना नहीं, उतरेंगे तो अंदर कब कौन जीव कहां हमला कर देगा कोई भी खतरा हो सकता है। तो इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो खास बाघ के लिए फेमस है। अभी मत सोचना कि हिरन नहीं, खाली बाघ रहेगा तो खाएगा बाघ को, बाघ के लिए फेमस है तो हिरन ऑटोमेटिक हो। अब इसमें बाघ की संख्या जहां ज्यादा हो गया तो बाघ अभ्यारण्य हो गए। कई ऐसे हैं जहां शेर की संख्या ज्यादा है, तो शेर के लिए जैसे गुजरात का गिर नेशनल पार्क, वो शेर के लिए खास इंपॉर्टेंट। बाकी बाघ के लिए भी हम लोग देखेंगे कई टाइगर रिजर्व हम लोग के देश में है, और उन सभी को लगभग 53 टाइगर रिजर्व किया गया है कि बाघ के लिए स्पेशली उसको रिजर्वेशन किया गया है, वहां बाघ संरक्षित रहे। कई ऐसे हैं जैसे हाथी वहां ज्यादा है, अब जैसे हाथी में केरल के क्षेत्र में हाथी ज्यादा है, पेरियार नेशनल पार्क। तो कई ऐसे हैं जहां एक सिंग वाले गैंडा है। काजीरंगा, अब काजीरंगा नेशनल पार्क में आप जाओगे तो एक सिंग वाले गैंडा वहां आपको दिख जाएगा, लेकिन जंगल में जंगल के कानून चलते हैं। अब पेरियार नेशनल पार्क में तुम घूमने जाओगे, वहां हाथी ज्यादा, तो ये नहीं है कि हाथी तुम्हारा रोड पर इंतजार कर रहा हो, सब खुला है, हाथी झुंड में रहते हैं, तो उसमें नेशनल पार्क में तुम घूम सकते हो, लेकिन हो सकता है तुमको थोड़ी दूरी पर हाथी दिख जाए, दिख जाएगा तो हॉर्न बजाएंगे आप, जहां है बस चुपचाप वहीं रुके रहिए तब तक जब तक हाथी रोड से हट ना जाए। अगर जाके साइड प्लीज किए तो आपको साइड आप ही को कर देगा, जोर से अपना उलट पलट के रख दिया, तो इसीलिए वहां पे उनके अनुसार आप घूम टहल सकते हैं। अब इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान में इंपॉर्टेंट चीज है, हम कोशिश किए हैं सभी नेशनल पार्क आप एक बार सुन, उसमें 2-3 चीज है। कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसको विश्व में विरासत सूची में शामिल किया गया, तो विश्व विरासत सूची में जो नेशनल पार्क शामिल है उसको हम लोग अलग कर लिए। कुछ नेशनल पार्क ऐसे भी रहे हैं जो 2020-21 में किसी खास कारण से चर्चा में रहे, जैसे नेशनल पार्क में 2-3 चीजें, नेशनल पार्क हम कई नेशनल पार्क में घूमे, लेकिन कुछ नेशनल पार्क ऐसे भी रहे जहां जीव दिखाने की गारंटी भी होती। अब जैसे हम उत्तराखंड में गए तो वहां कहा कि हम हाथी पर आप बैठिए घूमिए, इतना पैसा लगेगा, हम कहे बाघ नहीं दिखाता तो नहीं, गारंटी है जब तक नहीं दिखेगा
गया, मतलब हो गया कि जैसे हम देखें कि तो बाघ दिखाया कैसे, तो गर्मी का दिन था, तो उल्लू क्या करते हैं, नेचुरल पानी पीने के लिए कई क्षेत्र बनाते हैं। अब बाघ निश्चित रूप से पानी वाले क्षेत्र के आसपास रहेगा, पानी पीने के लिए नहीं केवल, उनको शिकार के लिए कोई जीव जंतु यहीं पानी पिएगा और वहां शिकार आसानी से मिल जाएगा। और इसके कारण हाथी पर बैठ के चारों तरफ घूमने में छोटे छोटे जीव जंतु, बाघ, सब चीज वहां दिख जाना, दिखिए फिर वापस हो जाए। तो इसमें ये जो देखेंगे नेशनल पार्क की जो स्थिति है, उसमें सबसे ज्यादा आनंद कब आता है, जब आप नेशनल पार्क में रात में घूमते हैं, क्योंकि फिर आपको ओरिजिनल जंगल वाला 3D या 4D का फीलिंग आने लगे। रात में आप अगर उसको घूमते हैं तो मतलब है कि ज्यादातर जीव जंतु रात में ही निकलते हैं। अब जैसे कई ऐसा नेशनल पार्क हम गए, कहा कि यहाँ तेंदुआ बहुत, पूरा नेशनल पार्क घूम लिए, हिरन खूब नजर आया, बाकी जानवर नजर आया, तेंदुआ एक भी नहीं दिखा। हमने कहा कि तेंदुआ कहे कि आप बहुत है, एक तेंदुआ नहीं दिखा, तो सब तेंदुआ लोग पेड़ पर ऊपर रहता है और आप नीचे ऐसे ऐसे देखते चल रहा है, ऐसे करके देखते चलते तब कुछ दिख। अरे भाई तो तुम कैसे जान रहे हो तेंदुआ ज्यादा है, तो कहा सर रात वाला में निकलिएगा तो तेंदुआ रात में ही ज्यादातर शिकार करता है, तो वो नाइट सफारी उसको कहते हैं। लेकिन हर जगह रात में घूमने का आदेश नहीं होता, क्योंकि तुम रात में घूम रहे हो तो हादसा भी तो हो सकती है, कौन तेंदुआ ऊपर से हो सकता है ऊपर ही कूद जाए, तुम ही शिकार बन जाओ। तो अब ये बात इसीलिए बता रहा है कि कुछ टाइगर रिजर्व इसको नाइट के लिए भी खोला गया, बीच में सब नाइट वाला बंद हो गया था कि नाइट में कहीं कोई नहीं घूमेगा, पहले था। तो नाइट घूमने में अब बीच में जंगल का झिंगुर वाला आवाज, बीच में कुछ खुरखार का आवाज, एकदम अंदर से ही डर का फीलिंग करवाता है, जल्दी भाग चलो। और उस बीच में पूरा जंगल घूमना रहता है, तो ये एकदम नेचुरल फीलिंग होता है। तो उसके लिए तुमको फेमस होगा कौन सा नेशनल पार्क नाइट सफारी के लिए खोला गया, तो उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसको सैटेलाइट फोन से पूरा जोड़ा गया है, कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसमें कुछ नए नए कार्य किए। तो देखो आपका करंट अफेयर आता कैसे है, ट्रेडिशनल मतलब सड़ा पका हुआ क्वेश्चन यही है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम। तो ये सब तुमको अब नहीं आएगा, ये सब छोटा लोग के लिए, बच्चों के लिए हो गया, ग्रुप डी ये सब हो गया, उनको काजीरंगा पूछे। बीपीएससी यूपीएससी में क्या है, सुर्खियों में किन कारणों से रहा, वहां क्या नया चीज हुआ, वो चीज तुमको मेन सीखना होगा। तो हम लोग यहाँ दोनों स्टेप सीखेंगे, कौन राज्य में कौन कौन नेशनल पार्क है वो सब पढ़ेंगे, और वहां कुछ विशेष काम होगा तो उसको हम लोग याद करने का काम करेंगे। तो डबल स्टेप पे आपका अभी क्लास चलेगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सबको कुल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 105। अब इसमें सुनो, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, अंग्रेजों के द्वारा 1936 में ही बनाया गया। उस समय इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क नहीं था, इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ हैली नेशनल पार्क तो जिम कार्बेट, फिर इधर इनके नाम चेंज की फिर चर्चा चल रही है। अब अभी चर्चा इनके नाम की फिर हो रही है। देखो जिम कार्बेट चेंज हो तो आगे यही चीज तुमको समझना है कि किस कारण से सुर्खियों में है। बताओ जिम कार्बेट का नाम, रामगंगा नेशनल पार्क अब चल रहा है। तो देखिए अब सुर्खियों में क्यों रहा, 3 नाम चेंज है इसका। पहला कौन है, हैली, फिर कौन है, जिम कार्बेट, अब कौन है। तो क्वेश्चन देगा भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और जान के हैली नेशनल पार्क करते, हो सकता है दोनों नाम हटा के नया वाला नाम डाल दें। ये भी दे देगा कि किस नेशनल पार्क का वर्तमान नाम रामगंगा करने की योजना बनाई गई। तो उस समय तुमको ध्यान रखना है किसका, जिम कार्बेट का। कौन सा नेशनल पार्क अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया गया, जिम कार्बेट। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, अब सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस हाई नेशनल पार्क, कहां है, लद्दाख में है। हेमिस हाई नेशनल पार्क लद्दाख क्षेत्र में है। और इस नेशनल पार्क में सबसे मेन चीज एक मिलते हैं जो बाकी जगह नहीं मिलते, वो है काले गर्दन वाला क्रेन। और दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट मिलता है वो है हिम तेंदुआ। ये यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिम तेंदुआ आगे पढ़ाएंगे तुमको। अब देखिए हिम तेंदुआ का मतलब है एकदम बर्फ जैसा वो तेंदुआ है, बर्फ में रहता नहीं, लद्दाख प्लेन ठंडा क्षेत्र। अब आपसे पूछा जाएगा किस राज्य ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया, राजकीय पशु। तो राजकीय पशु घोषित कौन किया, लद्दाख, क्योंकि वहां हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तो अब आपको ये इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ेंगे तो आएगा क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन हो गया, हेमिस हाई नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, साउथ बटन नेशनल पार्क। कहां स्थित है, अंडमान निकोबार में। तो तेजी में तीनों बात सबका क्लियर। नेशनल पार्क की संख्या 105। सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उसके पहला नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। अब क्या होने जा रहा है, रामगंगा नेशनल पार्क होने जा रहा है। सबसे बड़ा भारत का नेशनल पार्क हेमिस हाई नेशनल पार्क। और सबसे छोटा कौन है, साउथ बटन नेशनल पार्क। ये हेमिस हाई कहां है, जल्दी बोलिए, लद्दाख में। और साउथ बटन कहां है, अंडमान निकोबार। ये बेस तो क्लियर है सबका। अब एक एक राज्य वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको नेशनल पार्क क्लियर हो जाए पहले। अब देखो हमने किया क्या, राज्य वाइज नेशनल पार्क आपको यहाँ पर, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट काम भी होंगे। अगर इस नेशनल पार्क में 2021 में कोई खास काम हुआ है तो वो यहाँ पर ही हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। बाकी लिखने के लिए हम सब 105 लिख दिए, लेकिन उतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक नजर देख लेना है, इंपॉर्टेंट केवल याद कर लेना है। जैसे अंडमान निकोबार में, इस द्वीप में देखने में अब सबसे ज्यादा देखो नेशनल पार्क। अब इसमें 3 नेशनल पार्क सबको याद होना चाहिए। बटन लगा रहेगा तो समझना बटन अंडमान निकोबार में ही है, चाहे वो तुमको साउथ बटन हो चाहे नॉर्थ बटन। जल्दी बोलिए, बटन दो क्लियर हो गया सबका, एक मिडिल बटन भी। तो देखिए बटन केवल ध्यान रखना कि बटन अंडमान निकोबार, चाहे साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, सब वही हुई। अब कई लड़के पढ़े रहते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क, को कहेगा इधर मिडिल बटन नेशनल पार्क, तो कहना कि समझ गए बटन लगाएगा तो अंडमान निकोबार में होगा। इसमें अंडमान की एक
हैं सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये भी एक अच्छा नेशनल पार्क, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है ना, आप जानते हो जंगल ही जंगल। अब बिहार में नेशनल पार्क बनाना कितना कठिन हो, बाघ सर के रखेगा, मालूम चलेगा छोटा जंगल है, निकल के मैदानी भाग में किसी के घर में घुस जाए। जंगल बहुत बड़ा होगा तब तो उसका एरिया रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कम नेशनल पार्क तुमको बिहार में मिले। इधर केवल जंगल ही जंगल, जितना इच्छा है उतना दूर से अपना रख लीजिए कि एक नेशनल दूसरा नेशनल पार्क सब एक दूसरे से जुड़ा। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, तो नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, इसके बाद मिडिल बटन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क, ये तो क्लियर हो गया, और सैडल नेशनल पार्क, ये भी क्लियर है सबका। अब एक इंपॉर्टेंट और है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब झांसी की रानी के नाम से यहाँ पे किया गया है और एक महात्मा गांधी के नाम से होगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ये आपको दोनों नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार। अब देखो तुरंत याद हो जाएगा तुमको, देखने में लग रहा है कितना तुरंत क्लियर। बटन से 3 है, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, क्लियर है। एगो लक्ष्मीबाई है, वो महात्मा गांधी, एगो ऊंचा चोटी सैडल पीक नेशनल पार्क। तो बताओ कितना नेशनल पार्क तुमको क्लियर हो गया। एक अंग्रेज के नाम से है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। 20 के लिए एक कोई बहुत सुर्खियों में कोई नहीं रहा, केवल नाम हम समझते हैं कि सभी लोग को ध्यान में आना चाहिए। पहले ही बताओ नाम सबके ध्यान में आ गया, जल्दी। अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सैडल पीक, कैंपबेल, ये सब क्लियर है सबका ना। तो इतना याद है तो आपका हो गया सही। तो इसमें दूसरा नंबर राज्य हमारा कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन है, पापी कौन, राजीव गांधी, वेंकटेश्वर। ध्यान दीजिए, राजीव गांधी को पापी लोग आंध्र प्रदेश में पूछे, और तब आपके दिमाग में आते जाएगा, जल्दी बोलो, कैंपबेल नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, पापीकोंड नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। अगले नंबर राज्य की बारी है, नेक्स्ट एक एक करके सुनेंगे हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे, एक का नाम है मोलिंग नेशनल पार्क। कौन है, मोलिंग नेशनल पार्क। तो मोलिंग नेशनल पार्क, और एक है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। सुनेगा ध्यान से, मोलिंग नेशनल पार्क और दूसरा का नाम नामदफा नेशनल पार्क। अब सुन लो, आपको अरुण माने क्या होता है, सूर्य। अरुण माने सूर्य, जब सूर्य उगते हैं तो भूत उससे डर रहता है कि उसका नाम खत्म हो जाता है। तो जब तुमको कहेगा नाम दफा, खाना समझ गए, नाम खत्म होता कब, सूर्य उगता तब, अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारा ये मोलिंग याद रहे चाहे नहीं। जब हम कहेंगे नाम दफा, खाना के भूत का नाम दफा क्यों, सूर्य गया, अरुणाचल प्रदेश। बोलो नाम दफा क्लियर है सबका। मोलिंग नेशनल पार्क और नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला नंबर हम लोग चलते हैं, 3 राज्य और चलेंगे, फिर हम लोग इसके बाद इसको एक साथ सुनेंगे। सुनो ध्यान से, असम में काफी नेशनल पार्क यहाँ भी। इसमें काजीरंगा जो देख रहे हो, एक सिंह वाले गैंडा के लिए मेन फेमस गई। किसी लोग को एक सिंह वाले गैंडा देखने की इच्छा करती, तो वो यही असम का काजीरंगा नेशनल पार्क में चले जाओ, बढ़िया दिखेगा।